हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में से गद्य भाग में से पाठ गलता लोहा पढ़ेंगे। गलता लोहा के लेखक है शेखर जोशी। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक का परिचय दे दूं। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये सारे इनके कहानी संग्रह हैं। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह है। इन्हें पहल सम्मान से सम्मानित किया गया था। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया था नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी। शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा, ये शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उनके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा था। यही नहीं, जन्म भर जिस पुरोताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर पंडित वंशीधर की बात हो रही है। पंडित वंशीधर जो कि पुरोताई का काम कर कर अपने घर का गुजारा चलाते थे। उनका बेटा मोहन से उन्हें बहुत आस थी कि यह पढ़ लिख कर घर की गरीबी दूर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब पंडित वंशीधर भी बूढ़े हो चुके हैं, उनसे पुरोताई का काम भी अब नहीं होता है और मोहन भी अब खेतीबाड़ी का काम करने लग गया है। यहाँ पर ये सारी बातें वंशीधर है वो अपने बेटे मोहन से कह रहा है। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर ही उसने
उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई है वैसे ही अनुत्तरित रह गई। जब वंशीधर ने मोहन को कहा कि अब पुरोहिताई का काम उनसे नहीं होता, वो चाहते थे कि मोहन यह काम कर ले, लेकिन मोहन को उस काम का कोई अभ्यास भी नहीं था और न ही अपने पिता जैसी गति थी। इसलिए उसने अपने पिता की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और बात अनुत्तरित रह गई, अर्थात बिना उत्तर दिए ही बात रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो चुकी है, अर्थात जो हंसुआ है उसकी जो धार है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। अब मोहन धनराम लोहार के पास अपने हंसुए की धार को ठीक करवाने के लिए गया था, तो वो काम करता हुआ यहाँ पर देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन यहाँ पर अपने मास्टर त्रिलोक सिंह की बात कर रहे हैं। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। वे दोनों अर्थात धनराम लोहार और मोहन दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे मास्टर त्रिलोक सिंह से, तो वो अब अपने बचपन की बातों को याद करने लग गए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लल्ला। माँ साहब अर्थात मास्टर साहब अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। यहाँ पर वो दोनों अपने स्कूल के दिनों को और अपने मास्टर साहब को याद कर रहे हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते थे। यहाँ पर अब ये दोनों मास्टर त्रिलोक सिंह की बातों को, उनकी आदतों को याद कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जिसे सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने। यहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह की बात हो रही है कि कैसे उन्हें देखते ही बच्चे शरारत करना भूल जाते थे और सभी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाते थे। यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उसका समवेत स्वर पहुँचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते और फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशागर बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वह सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। यहाँ पर मोहन के बारे में बात की गई है कि मोहन है वो उनका चहेता शिष्य था, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में और गायन में बहुत तेज़ था और वो पूरे स्कूल का मॉनिटर भी था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इसके 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही मन में बिठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। मोहन है वो अपनी क्लास का बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, इसलिए उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर मास्टर त्रिलोक सिंह ने बनाया हुआ था। जो बच्चे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे उन्हें दंड देने का अधिकार भी मास्टर त्रिलोक सिंह ने मोहन को दे रखा था। धनराम भी उन्हीं बच्चों में से एक था। धनराम लोहार जाति से था, तो उस समय के समाज में जातिगत भेदभाव था, इसलिए वो जातिगत हीनता का भी शिकार था। इसलिए वो मोहन को अपना कॉम्पिटिटर, अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। वह ये समझता था कि मोहन पुरोहित खानदान से है, ब्राह्मण है, तो उसकी जाति उच्च है, उसे नीची जाति के लड़कों को दंड देने का अधिकार भी है।
इसलिए वो उस बात का कभी भी बुरा नहीं मानता था। और मास्टर त्रिलोक सिंह जब ये कहते थे कि मोहन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उनके स्कूल का, गांव का नाम रोशन करेगा, तो धनराम को इस बात में किसी तरह की कोई भी संकोच या कोई भी शक नहीं था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे दर्जे अर्थात तीसरी कक्षा तक ही वो स्कूल जा पाया था, क्योंकि खेतीहर और मजदूर परिवारों के लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उन्हें बचपन से ही काम में लगा लिया जाता था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा 13 का पहाड़ा सुना। धनवा अर्थात धनराम कि धनराम को 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, अर्थात उसे 13 का पहाड़ा नहीं आता था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। सटाक एक संटी उसकी पिंडलियों पर मास साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई, अर्थात एक छड़ी से उन्होंने उसके पैरों पर मारा तो छड़ी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद करवाता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, अर्थात छड़ी उन्हें खुद ही लानी पड़ती थी। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है, अर्थात छड़ी लाने वाला भी अच्छी छड़ी ही देखकर लाता था। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था, अर्थात पूरा दिन रटने के बाद, घोटा लगाना अर्थात रटने के बाद भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया, अर्थात 13 तिये तक पहुँचते फिर से वो पहाड़ा भूल गया। लेकिन इस बार मास्टर साहब ने उसके लिए लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान के चाबुक लगा दी थी, अर्थात उन्होंने उसे छड़ी से मारा नहीं बल्कि अपनी जुबान से ही उसे सुनाने लगे थे। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 द्रांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। अब मास्टर साहब ने अपने थैले में 5-6 द्रांतियाँ ली हुई थी, वो उसे धनराम को दे दी, क्योंकि वो लोहार का लड़का था तो इसलिए उसे बोल दिया कि इनको धार लगाकर ले आना। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा, अर्थात धोंकनी होता है जिससे लोहार अपने औजारों को गर्म करने के लिए हवा देने का काम, आग में हवा देने का काम करता है। और इस तरह से धनराम के पिता ने उसे धीरे धीरे अपने लोहार के काम में लगाना शुरू कर दिया था। फ़र्क इतना था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। गंगाराम अर्थात धनराम के पिता। और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे, अर्थात काम करने में यदि धनराम से कोई गलती होती थी तो उसे छड़, बेंत या कोई हत्था हाथ में आता था तो उसी से उसे मारते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली अर्थात अपने पिता के गुजरने के बाद धनराम ने उन्हीं का काम करना शुरू कर दिया। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे, अर्थात उसके पिता के नाम पर जो दुकान थी अब सभी वो धनराम के नाम पर वो दुकान का नाम हो गया था। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया, अर्थात 5वीं कक्षा पास करते ही मोहन को स्कॉलरशिप मिल गई थी, छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप। और तब मास्टर त्रिलोक सिंह की वो भविष्यवाणी की ये लड़का बड़ा होकर कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगा, तो उस भविष्यवाणी को उन्होंने सिद्ध कर दिया था। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया, अर्थात मोहन के पिता का हौसला इस बात से बहुत बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, अर्थात जो पैतृक धंधा अर्थात जो पीढ़ियों से जो काम चला आ रहा है
जो वंशीधर है वो प्रोताही का काम करते थे, तो उस धंधे ने तो उन्हें अब निराश ही कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे, अर्थात ब्राह्मणगिरी से प्रोताही के काम से वो परिवार का सिर्फ आधा ही पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, दारिद्र्य अर्थात गरीबी, ये उनकी हार्दिक इच्छा थी। वो चाहते थे कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनके परिवार का, उनके खानदान की जो गरीबी है वो मिटे। लेकिन इच्छा होने भर से सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। अर्थात 5वीं के बाद 3-4 मील की दूरी पर उसे गांव से बाहर दूसरे गांव में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, जहां उसे 2 मील की चढ़ाई चढ़ने के अलावा एक नदी को भी पार करना पड़ता था। लेकिन मोहन है वो इन मुश्किलों को पार करता हुआ अपनी पढ़ाई को जारी रख रहा था। वर्षा के दिनों में नदी पार करने में कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर मोहन का डेरा तय कर दिया था, अर्थात जिनके घर वो ब्राह्मणगिरी का काम करने जाते थे वहीं पर किसी के घर उन्होंने मोहन के रहने का इंतजाम कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। घसियारे अर्थात घास काटने वाले। पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ जंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन पर आ ही पहुंचा। वे लोग किसी तरह सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। नदी में बाढ़ आने की जो ये घटना हुई, इससे वंशीधर है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वो मोहन को उनके साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। तो इस तरह से उन्हीं की बिरादरी का कोई एक अमीर परिवार था जो लखनऊ में रहते थे। उन्होंने मोहन को अपने साथ लखनऊ में ले जाकर पढ़ाने लिखाने की जिम्मेवारी ली। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए, बिरादरी का यही सहारा होता है। अर्थात उन्होंने वंशीधर ने मोहन को लखनऊ भेजने की मन में सोच रखी थी। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उनके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया था। अब लखनऊ आने के बाद मोहन, जिनके घर में वो रहता था, चाची और भाभी उनको कह के पुकारता था, तो उनके काम में उनका हाथ बटाता था। लेकिन धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की जो औरतें हैं वो उसे काम करवाने लगी। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दिया, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। अर्थात सारे मोहल्ले की औरतें उससे कुछ न कुछ काम करवाने लगी थी। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। अर्थात लखनऊ लाने के बाद उनके जो बिरादरी के जो लोग थे, जो रमेश था, वो उसे एक घरेलू नौकर से ज़्यादा नहीं समझता था। उसे अपनी बिरादरी का भाई बिरादर बताना तो उन्हें अपनी इंसल्ट लगती थी, अपने सम्मान के विरुद्ध उन्हें लगता था। थोड़ी बहुत हिला हलाली करने के बाद रमेश ने निकट के एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गांव में वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना होशियार था, लेकिन शहर में आने के बाद वो काम के बोझ से दब गया और वो अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया।
उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता था। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी मिलता तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। अब मोहन का काम सिर्फ एक घरेलू नौकर बनकर ही सीमित रह गया था। ना ही उसकी पढ़ाई अच्छे से हो पा रही थी और ना ही वो गांव साल में जो एक बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाता था, वो भी मौका उसको कभी कभी मिलता था, क्योंकि उसके चले जाने से रमेश के घर गृहस्थी का काम फिर कौन करता। इसलिए धीरे धीरे उसने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। लेकिन गांव में उसके पिता वंशीधर अभी भी उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, क्योंकि वो इन सब बातों से अनजान थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरकर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों लोग BA MA करके मारे बेकार फिर रहे हैं। फिर पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा था। अब रमेश के परिवार ने उसे आगे की पढ़ाई करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरह के बहाने लिए कि हज़ारों लोग BA MA करके घूम रहे, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, इसलिए वो कोई तकनीकी स्कूल में उसे दाखिला दिलवा दिया ताकि वो कोई कामकाज सीख ले। 1.5-2 साल के बाद मोहन है वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, इसलिए वो किसी कारखाने में फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगा था। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ, बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। लेकिन अंत में वंशीधर को अपने बेटे की पढ़ाई की जो सच्चाई थी वो उनके सामने आ ही गई थी। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए थे। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें देर तक कचोटते रहे। धनराम के पूछने पर उन्होंने उसे झूठ ही बताया कि वह सेक्रेटरीट में अब नौकरी लग चुका है और शीघ्र ही वो उसकी प्रमोशन भी हो जाएगी और वो बड़ा अधिकारी भी बन जाएगा। लेकिन मन में उनको पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धनराम ने उनकी बातों पे यकीन कर लिया, क्योंकि वो मास्टर त्रिलोक सिंह की भविष्यवाणी पर यकीन करते थे, जो कहते थे कि एक दिन मोहन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। ये धनराम है, वो हंसुए की धार लगाने के लिए ये बात बोल रहा है। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था, क्योंकि ब्राह्मण उच्च कुल के माने जाते थे और शिल्पकार जो होते थे वो नीचे कुल के माने जाते थे। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था।
पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा ने फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोंकनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। अब मोहन ने धनराम को काम करते हुए देखा। धनराम से जब लोहा मुड़ नहीं रहा था तो मोहन ने उसके हाथ से वो लिया और उसे एक गोले के आकार में ढाल दिया। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। जब मोहन ने ये काम किया तो धनराम है वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वो अवाक होकर मोहन को देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। अब धनराम है वो इस बात से आश्चर्यचकित था कि एक पुरोहित खानदान का लड़का ऐसा काम कर रहा है, इसलिए वो शंका भरी दृष्टि से इधर उधर देख रहा था। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। इधर मोहन है वो उसे धनराम की जो संकोच, असमंजस और जो धर्म संकट की स्थिति थी उससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वह तो अपने उस लोहे के छल्ले को देख रहा था जो बिना गलती के बिल्कुल गोल बना था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी न किसी प्रकार की हार जीत का भाव। अब मोहन अपनी जो उसने काम किया था वो जानना चाहता कि उसने ठीक किया या नहीं, इसके लिए वो धनराम की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक निर्माण करने वाले की चमक थी, एक सर्जक की चमक थी। उसके उस काम में, उसकी उस आंखों की चमक में किसी के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, न ही हारने और जीतने का कोई भाव था, बल्कि वह अपने काम से संतुष्ट था। तो बच्चों, आपको यह पाठ गलता लोहा अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।